स्टूडेंट्स, ये मीटिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट की है, जो कि आपके बीए प्रोग्राम के एक सब्जेक्ट में आ जाता है। ठीक है, और इसमें हमारा सेमेस्टर 6 है। तो इस वीडियो में हम लास्ट वीडियोस की तरह ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का इस मीटिंग का हमारा क्वेश्चन रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के बारे में बताना है। मीन्स कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किस तरह से चलता है, उसके क्या क्या अंग हैं। ठीक है, जैसे कि एक देश होता है तो उसमें एक देश में प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होते हैं, सीएम होते हैं। तो वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के बारे में बताना हमको कि कैसे चलता है ये, और फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी क्या भूमिका है, विवेचना करनी है इसके बारे में कि आज के टाइम पे जो राजनीति है उसमें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझ लिया, अब आंसर देखते हैं हम इसके। परिचय में बोला गया है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन, इसको यूएन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन भी कह सकते हैं। और इसका ये नाम अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने रखा था, फ्रेडरिक करके। ठीक है, तो और इसका जो मुख्यालय है वहीं पे है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूएन की यूनाइटेड नेशन होती है, और हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकते हैं हम। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, जब स्थापना इसकी 1945 में हुई थी, और इसकी स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी एक कि जो युद्ध हुए थे, विश्व शीत युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो उसके बाद से जो उसकी जो विभीषिका हुई थी, इतनी तबाही मची थी, इतने लोगों की जान गई थी, अर्थव्यवस्था सभी देशों की जो चरमरा गई थी, चाहे वो पश्चिमी देश हो चाहे वो एशिया के देश हो। ठीक है, तो ऐसी जो विभीषिका है, ऐसे जो तबाही है, दोबारा रिपीट ना हो, इतने घातक युद्ध दोबारा ना हो, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, यूएन का। ठीक है, तो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसका निर्माण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और मानव अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए भी। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बनाए हर एक देश, सहयोग बने रहे। सहयोग बनेगा तो संबंध अच्छे बने रहेंगे, संबंध अच्छे होंगे तो युद्ध की जो स्थिति है वो नहीं बनेगी, और जितना युद्ध हो सके उतना टालने की कोशिश की जाती है इसके अंतर्गत, और बातचीत के माध्यम से समस्याओं के निपटारे किए जाते हैं यूएन के अंदर। तो एक तरह से शांति बनाने में सहयोग करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है यूएन का? न्यूयॉर्क के अंदर है, अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो इस लेख में हम क्या पढ़ेंगे कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी क्या भूमिका है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी संरचना देख लेते हैं कि मतलब इसके क्या क्या अंग है। क्वेश्चन पेपर में बोल दे कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग के बारे में बताइए, तो भी आप इसमें लिख सकते हैं सारे। तो इसके को टोटल 5-6 अंग है, जिसमें से पहला अंग है हमारा महासभा, जनरल असेंबली। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें सभी सदस्य देश प्रतिनिधि शामिल होते हैं। देखो यहाँ पे ना महासभा होती है, एक सभा बैठती है बहुत बड़ी, जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं ऐसे, और एक स्टेज होता है, वहाँ पे एक व्यक्ति आके अपनी बातें बोलता है। ठीक है, तो इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि आते हैं। मान लो कि हमारे देश से हमारे प्रधानमंत्री चले गए, पाकिस्तान के देश से प्रधानमंत्री चला गया वहाँ का। ठीक है, तो सभी देशों के प्रतिनिधि आते हैं इसके अंदर, महासभा के अंदर। ठीक है, यहाँ महासभा बैठती है एक तरह की, और वहाँ पे जाके हर एक वो जो देश है वो अपना एक वोट दे सकता है। मान लो कि कोई मुद्दा चल रहा है, अभी यूएन में एक वोटिंग हुई थी कि रशिया को लेकर, और वो जो यूक्रेन है उनके युद्ध के उसमें संदर्भ में एक वोटिंग की गई थी। तो भारत ने न्यूट्रल रहा था, ना उसको वोट किया था ना उसको वोट किया था। तो वहाँ पे वोटिंग भी करवाई जाती है, ठीक है, किसी मुद्दे को लेकर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय है, यहाँ पे मुख्य जो निर्णय लिए जाते हैं, बड़े बड़े जो निर्णय लिए जाते हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं मुख्य महासभा के अंदर। और यहाँ पे और क्या किया जाता है, जो भी सदस्य देश होते हैं, देशों से प्रतिनिधि आते हैं उनके देशों के,
हमारे देश से हमारा फॉरेन मिनिस्टर जा सकते हैं, जो जयशंकर है नाम से, आई थिंक उनका नाम यही है, अगर गलत नहीं हो तो मैं। ठीक है, और जो हर एक देश के पास अधिकार होता है कि वो एक वोट देगा। ठीक है, हर एक देश की कीमत होती है कि एक ही वोट होती है उसकी, हर एक देश की। और महासभा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करती है और नीतिगत सिफारिशें करती है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा होती है और सिफारिशें लगाई जाती है। तो फर्स्ट, ये पहला अंग है इसका। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, ये शांति बनाए रखने के लिए और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जोर देता है, ये वाला इसका अंग। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं इसमें, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं। और जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। स्थायी सदस्यों में मतलब कि जो टेम्परेरी, आई मीन जो परमानेंट सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ये 5 जो देश हैं स्थायी सदस्य हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो अलग होते हैं, वो 10 होते हैं। टोटल संख्या कितनी होती है सदस्यों की? यहाँ पे 15 सदस्य लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 15 सदस्यों में से जो 5 सदस्य होते हैं वो परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, जो कि ये सारे हैं। और जो 10 सदस्य वो होते हैं अस्थायी होते हैं। ठीक है, और जो स्थायी सदस्य हैं ये वाले, इनके पास एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होती है कि कोई भी अगर मुद्दा है, कोई भी प्रस्ताव जारी किया गया है, अगर इनमें से किसी भी एक देश ने ये कह दिया कि हमें इसके ऊपर सहमति नहीं है, मान लो अमेरिका ने कह दिया कि मैं इस पर सहमति नहीं रखता, तो वो मुद्दा वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रूस ने कह दिया तो भी वो मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। तो इन सभी देशों की अनुमति होना ज़रूरी है किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए, किसी भी मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए। तो वीटो पावर ये होती है, लेकिन ये पावर बाकी के 10 सदस्यों के पास नहीं होती इसमें, सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद के कार्य क्या क्या है? विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना, हथियारों की तस्करी को रोकना, आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना। जो भी देश अगर फालतू में आक्रमण कर रहा है किसी को, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, आक्रमण को रोकना, बंद करने के लिए राज्य पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देना। जैसे कि अभी रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, तो यूक्रेन आई मीन रशिया के ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो एक एग्जाम्पल दिया है ये मैंने। ठीक है, तो आक्रमण को रोकना और बंद करने के लिए राज्य पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, ये इसके कार्य हैं। थर्ड देख लेते हैं, आर्थिक सामाजिक परिषद। इसमें क्या होता है? यह परिषद आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण मुद्दों पर काम करता है। इसमें 54 सदस्य होते हैं जो 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 54 होती है, और उनके कार्यकाल का जो समय होता है वो 3 साल के लिए होता है। और इसके अंदर किन मुद्दों पर बात की जाती है? पर्यावरण के मुद्दे हो गए, कोई सामाजिक मुद्दा है, कोई आर्थिक क्षेत्र का मुद्दा है, तो इनके ऊपर ये काम करता है। आर्थिक, देखो नाम से समझ आ रहा है, आर्थिक सामाजिक परिषद। ठीक है, और 3 साल के लिए कार्यकाल चुने जाते हैं 54 सदस्य देश। फिर आ जाता है सचिवालय। तो सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। क्या करता है? जो भी कार्य होते हैं, प्रशासन के कार्य होते हैं पूरे यूएन के अंदर, उनको संचालन करता है। मतलब कि कैसे क्या होगा, मीटिंग में क्या बैठक कैसे होगी, तो सारी चीज़ों का संचालन करता है सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक कार्यों का। इसके प्रमुख महासचिव होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अधिकारी होते हैं। अब सचिवालय के जो प्रमुख होते हैं वो महासचिव होते हैं इसके। ठीक है, और ये महासचिव कौन होते हैं? ये प्रमुख अधिकारी होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। ये याद रखने वाली बातें हैं। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यह न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवादों का निपटारा करता है। इसका मुख्यालय हैग, नीदरलैंड में स्थित है। अब ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड के हैग शहर में। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम यही है
कि जो भी विवाद होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का विवाद, भारत और चाइना के सीमा को लेकर विवाद, या कोई भी विवाद होता है, उन सभी के ऊपर सदस्य वहाँ पर मतलब कोर्ट, जैसे एक कोर्ट का जो काम होता है वो वही काम करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में मदद करता है। फिर आ जाती है लास्ट है ये विशिष्ट एजेंसी, ये छठा अंग है इसका। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे इसके बारे में। तो विशिष्ट एजेंसीज जो होती हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्वायत्त संस्थान है, मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, खुद चलती है ये अपने बल पे। ठीक है, तो स्वायत्त संस्थान होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करती है और उस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। तो ये एक तरह की एजेंसी होती है। ठीक है, जैसे कि एजेंसीज़ के मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो WHO है, UNSCF है, यूनेस्को है। तो ये सारे एजेंसीज़ के एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे इसके। ठीक है, WHO पता है आपको कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो ये एजेंसी भी इसी के द्वारा बनाई जाती है, विशिष्ट एजेंसी के द्वारा, जो कि UN का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी एजेंसी को बनाया जा सकता है तत्कालीन रूप से। मान लो कि अभी कोई ऐसी संकट चल रहा है, तो उस संकट के रिगार्डिंग जो भी समस्या को सुलझाने के लिए जो एजेंसी बनाने के लिए सफिशिएंट लगेगी वो बनाई जा सकती है। तो ये एजेंसीज होती हैं जो किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ प्रदान कर सकती है। कोई भी क्षेत्र में एजेंसी बन सकती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। WHO जो कि स्वास्थ्य, ये जो एजेंसी बनाई गई है अब तक के टाइम के लिए, वो है कि WHO स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बनाई गई है, यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों के लिए, यूनेस्को बनाई गई है, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए बनाई गई है। ठीक है, रीड कर लेना इसको आप, बहुत इजी लैंग्वेज में, ये बस एग्जांपल्स दिए हुए हैं आप। आगे है समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें इसकी क्या भूमिका है। तो पहला है शांति और सुरक्षा बनाए रखना। बहुत सिंपल सी बात है, बता चुका हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकता है और सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी संघर्ष होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे दो कंट्रीज़ के बीच में, उनको सुलझाने में और रोकने में मदद करता है। इसके तहत शांति स्थापना मिशन भेजे जाते हैं, मतलब शांति स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं या कोशिश की जाती है। ठीक है, शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद है मानव अधिकारों की रक्षा करना। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की रक्षा, प्रचार प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि मानव अधिकार, जैसे कि कुछ मानव अधिकार ऐसे होते हैं कि आपके अधिकार, मतलब आपको पुलिस वाले इस तरह से बुरी तरह से पीट नहीं सकते कि आपको बिल्कुल हाथ पैर अधमरा कर दें। ठीक है, तो ऐसे मानव अधिकार बने हुए हैं कि आप किसी इंसान के साथ इतना बदसलूकी नहीं कर सकते, और जो भी आपके जो बेसिक नीड्स होती हैं, अधिकार होते हैं, उनकी रक्षा करता है ये UN। तो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव अधिकार परिषद विभिन्न संधियों के माध्यम से मानव अधिकारों का संरक्षण करता है। तो बहुत सारी संधियां हो रखी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियां बनाई गई हैं। ठीक है, तो उनके माध्यम से ही आपके अधिकारों के सुरक्षा की जाती है। फिर है विकास और सहायता। संयुक्त राष्ट्र विभिन्न विकास कार्यक्रम, मानवीय सहायता कार्यों के माध्यम से विकासशील देशों की मदद करता है। देखो, जो भी विकासशील देश होते हैं उनकी ये मदद करता है UN। कैसे? सहायता प्रदान करके, जैसे कि विकास कार्यक्रमों में अगर कोई आपको विकास के लिए कुछ कर रहे हो, आप मान लो आपको कि रोज़गार के क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद कर सकता है आपकी। तो विकास के कार्यक्रमों और मानवीय सहायताओं के माध्यम से आपकी सहायता करेगा आपके विकास में। ठीक है, तो विकासशील देशों की मदद करता है ये। इसमें UNDP, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम, WF एजेंसीज शामिल है। जो मैंने अभी आपको एजेंसीज बताई थी,
तो उन एजेंसियों के माध्यम से आपकी सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, यूनिसेफ और ये जो विश्व खाद्य है, खाने पीने की जो एजेंसी है, तो इन एजेंसीज के द्वारा आपकी मदद की जा सकती है। फिर है पर्यावरण संरक्षण। संयुक्त पर्यावरण संरक्षण के बारे में बता रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। अब यूएन केवल आपके विकास के लिए ही नहीं, ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी काम करता है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किया गया था। एक पेरिस समझौता किया गया था जिसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रतिक्रिया की गई थी कि हमें जलवायु परिवर्तन के ऊपर ये कदम उठाने चाहिए। ये सारी बातें पेरिस समझौता किया गया था यूएन की उसमें मौजूदगी में। ठीक है, सतत विकास के लक्ष्यों को बढ़ावा दिया जाता है। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए इस तरह के विकास किया जाए, इस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा दिया जाता है। फिफ्थ है कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रवर्तन मतलब लागू करना कह सकते हैं इसको, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करना। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानकों के लागू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये जो यूएन है, कोई मान लो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनाया गया है, तो उसको लागू करने में संयुक्त राष्ट्र संघ भूमिका निभाता है। मतलब किसी भी लॉ को रेगुलेट करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में ये मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अन्य कानूनी निकायों के माध्यम से ये कार्य करता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन सब के इस तरह के जो कानूनी निकाय बनाए गए हैं, कानून डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, लॉ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ऐसे एजेंसीज बनी हुई हैं, तो उनके माध्यम से ये कार्य करता है किसी कानून को लागू करने के लिए। अब ठीक है, ये आपका टॉपिक था। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष आपको लिखना चाहिए आपके आंसर में, तो ये लिख सकते हो आप कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी संरचना, कार्यप्रणाली इसे विभिन्न वैश्विक मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाती है। मतलब जो इसकी संरचना है, जिस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है, और जो इसका काम करने का तरीका है, ये विभिन्न मुद्दों से निपटने में इसको बढ़िया बनाती है, सक्षम बनाती है। इसकी जो काम करने का तरीका है, इसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। कैसी चुनौतियाँ? ठीक है, जैसे कि किसी समस्या को सुलझाने के लिए कई चुनौतियाँ आती हैं कि राज्यों को कन्विंस करना मुश्किल होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात मनवाने के लिए, तो एक कई चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन इसके उद्देश्यों और कार्यों ने इसे समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिला दिया। लेकिन जो इसके उद्देश्य हैं और जो ये कार्य कर रहा है, जैसा काम कर रहा है, उसकी वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। ठीक है, इसे रीड कर लेना, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आपका जो ये टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है, और इसके जो नोट्स हैं टेलीग्राम पे अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है इसका, वहाँ से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना इफ़ यू वांट। एंड अबाउट दिस वीडियो यू कैन कमेंट बिलो योर ओपिनियन। थैंक्स, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर समझ आया है तो, बिकॉज मैं आज और भी टॉपिक्स की वीडियोस अपलोड करूँगा आज ही। थैंक यू।